CH-171 निडर प्रिंसिपल नारायण शर्मा। आरव दिनेश तिवारी की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मेरे आदमी इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आरव की बात सुन दिनेश तिवारी अपने गर्दन हिला देते हैं, लेकिन अगले ही पल प्रिंसिपल नारायण शर्मा ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहते हैं, मिस ऐश्वर्या आपके बच्चों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप 5 मिनट के अंदर मुझे मेरे ऑफिस में मिले। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किसे ऑफेंड करना चाहिए और किसे नहीं। जैसे ही प्रिंसिपल नारायण शर्मा की बात आरव को सुनाई देती है, आरव के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह प्रिंसिपल नारायण शर्मा को देखने लग जाता है। प्रिंसिपल नारायण शर्मा की बात सुन आरव को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सामने ही वह ऐश्वर्या से ऐसी बात कर रहा था। वही प्रिंसिपल नारायण शर्मा की बात सुन ऐश्वर्या प्रिंसिपल नारायण शर्मा की तरफ देखते हुए बड़े ही शांत लहजे में कहती है, प्रिंसिपल सर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैटर क्या हुआ है, कौन किसके साथ झगड़ा कर रहा है। और वैसे आपने बिल्कुल कहा, इंसान को पता होना चाहिए कि उसको किसे ऑफेंड करना चाहिए और किस नहीं। इसलिए एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देख लीजिए कि आप खड़े किस व्यक्ति के सामने हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बिना ध्यान दिए कुछ ज्यादा ही बोल जाए और आपके लिए ये हानिकारक साबित हो जाए। ऐश्वर्या की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल नारायण शर्मा के तन बदन में आग लग जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐश्वर्या उसके सामने अपना मुंह खोल सकती है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या की बात सुन आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन प्रिंसिपल नारायण शर्मा के गुस्से में कान लाल हो गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके कानों में से धुआं निकल रहा है और वह धुआं उनके कानों में से निकलते हुए हल्की सू की आवाज में सीटी बजा रहा है। ऐश्वर्या की बात सुन आरव के बगल में खड़े दिनेश तिवारी के चेहरे पर भी एक लंबी चौड़ी मुस्कान थी। ऐश्वर्या की बातों को सुनो भाई समझ गए थे कि ऐश्वर्या पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। वही प्रिंसिपल नारायण शर्मा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और ऐश्वर्या को डायरेक्ट धमकी देते हुए कहते हैं, मिस ऐश्वर्या अपनी लिमिट को पार न करें, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी में खड़ी है। और आप यह मत सोचना कि आप अहलूवालिया खानदान की बेटी है, तो मैं आपके खानदान से डर जाऊंगा। और जितना मुझे लगता है आप इन दो छछूंदरों के ऊपर उछल रही हैं। इन दोनों को तो मैं जब चाहूं तब मसलने की ताकत रखता हूं। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप मेरे ऑफिस में साथ चले। प्रिंसिपल नारायण शर्मा जैसे ही ऐश्वर्या को ये बात बोलते हैं, तो आरव की आंखें कठोर हो जाती है। यहां तक कि दिनेश तिवारी के चेहरे का भी रंग बदल गया था। उनकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वही ऐश्वर्या प्रिंसिपल नारायण शर्मा की बात सुन पहले तो थोड़ा हैरान हो गई थी, और फिर वह भी अपनी आवाज में कठोरता लाते हुए कहती है, नारायण शर्मा आप क्या सोचते हैं, मुझे कुछ नहीं पता आप किस तरह के इंसान हैं। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते हैं। रही बात आपके मेरे परिवार से डरने की, तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डरना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं अहलूवालिया खानदान की बेटी के साथ साथ सिंह खानदान के राजा आरव सिंह की मंगेतर भी हूँ। और जिन दोनों इंसानों को आप मसलने की कह रहे थे ना, वह दोनों आपकी औकात से कहीं ज्यादा बाहर के इंसान है। इतना कहने के बाद ऐश्वर्या आरव के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, यह इंसान आरव सिंह है और वह दूसरे इंसान तिवारी परिवार के हेड के छोटे भाई दिनेश तिवारी है। अब आप मुझे बताइए कि आप अकेले या फिर उस जडेजा परिवार के साथ मिलकर भी इन दोनों में से किसी के साथ भी लड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये दोनों आपकी औकात से बाहर है। ऐश्वर्या की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल नारायण शर्मा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीने मसलने की बात कह रहा है, वह इतनी बड़ी शख्सियत निकलेंगे। अब प्रिंसिपल नारायण शर्मा को डर लग रहा था कि कहीं उसकी कही बातों से इन दोनों में से कोई नाराज तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का पद भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। बिजनेस के मामले में आरव सिंह उसे तहस नहस करके रख देगा, और अगर वह पॉलिटिकल सपोर्ट लेगा तो तिवारी खानदान खुद भी पॉलिटिकल में काफी बड़े दर्जे पर है और वह उसे बर्बाद करके रख देगा। तिवारी खानदान बिजनेस में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनका पॉलिटिकल में काफी अच्छा रुतबा था। बिहार के साथ साथ दूसरी स्टेट में भी उनका काफी दबदबा था। बहुत बार यह भी बात सामने आई है कि तिवारी परिवार के हेड राम तिवारी के काफी अच्छे रिश्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी हैं। प्रिंसिपल नारायण शर्मा इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वह इस मुसीबत से निकलना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। वही ऐश्वर्या ने जैसे ही आरव की पहचान का उजागर किया तो अब आरव चुप नहीं बैठ सकता था। और वैसे भी ऐश्वर्या उसकी मंगेतर थी और उसी के सामने कोई उसकी मंगेतर से ऊंची आवाज में बात करे, यह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए आरव ऐश्वर्या से अपना हाथ छुड़ाता है और प्रिंसिपल नारायण शर्मा के पास जाता है। आरव प्रिंसिपल नारायण शर्मा से बड़ी ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहता है, प्रिंसिपल नारायण शर्मा शायद आप अपने साले मयंक मिश्रा के बारे में भूल गए हैं। आज तक भी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। क्या आप भी उसी के साथ बैठकर उसे कंपनी देना पसंद करेंगे या फिर अपनी नौकरी बचाकर यहीं पर अपना कार्य करना चाहेंगे? और अगर आपका ऑप्शन नंबर 1 है तो वह मैं करने के लिए तैयार हूं, और अगर ऑप्शन नंबर 2 है तो ऐश्वर्या के सामने अभी घुटनों के बल बैठकर उसके पैर पड़कर माफी मांगो।
अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, वरना। इतना कहने के बाद आरव अपनी बात अधूरी में छोड़ देता है। लेकिन प्रिंसिपल नारायण शर्मा को वरना के आगे का मतलब पता था। लेकिन इस समय आरव की इतनी गंभीर और भयानक आवाज को सुनने के बाद प्रिंसिपल नारायण शर्मा के रोंगटे खड़े हो गए थे। इस समय उनकी कमर पूरी पसीने से भीग चुकी थी। यहाँ तक कि साथ साथ में प्रिंसिपल नारायण शर्मा का शरीर भी कांप रहा था। दिनेश तिवारी जैसे ही नारायण शर्मा की हालत को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ में आ जाता है कि आरव सिर्फ कहानियां में नहीं बल्कि असल में भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसकी आवाज से एक इंसान पूरा पसीने में भीग चुका था और पूरा कांप रहा था। इतनी खतरनाक ताकत को अपने पास रखना ही बहुत ज्यादा डरावनी बात है। दिनेश तिवारी इस समय आरव और नारायण शर्मा को देख रहे थे, लेकिन अगले ही पर उनके चेहरे की रौनक उड़ जाती है। क्या प्रिंसिपल नारायण शर्मा आरव की बात मानकर ऐश्वर्या के सामने घुटने टेक देंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से दिनेश तिवारी के चेहरे की रौनक उड़ गई? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर CH 172 नाग शक्ति ग्रंथ। दिनेश तिवारी जैसे ही नारायण शर्मा की हालत को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ में आ जाता है कि आरव सिर्फ कहानियां में नहीं बल्कि असल में भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसकी आवाज से एक इंसान पूरा पसीने में भीग चुका था और पूरा कांप रहा था। इतनी खतरनाक ताकत को अपने पास रखना ही बहुत ज्यादा डरावनी बात है। दिनेश तिवारी इस समय आरव और नारायण शर्मा को देख रहे थे, लेकिन अगले ही पर उनके चेहरे की रौनक उड़ जाती है। क्योंकि अगले ही पल आरव के शरीर में एक विस्फोट होता है और उसकी आभा उसके शरीर से बाहर निकलने लग जाती है। अब के शरीर से निकलने वाली आभा दम घोटने वाला प्रेशर रिलीज कर रही थी। आरव की आभा के रिलीज होने के तुरंत बाद ही चारों तरफ पर्यावरण में बदलाव आ जाता है। अचानक से आसमान काले बादलों से छा जाता है। उन बादलों के बीच में से बिजली के तेज कड़कड़ाने की आवाज आ रही थी। उस बिजली की आवाज को सुन ऐसा लग रहा था जैसे आज बिजली सबको बेहरा करके मानेगी। प्रकृति के कहर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज प्रकृति सब कुछ नष्ट करके रख देगी। लेकिन जैसे ही दिनेश तिवारी आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें आसमान में दो बड़े चांद दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन दोनों चांदों के बीच में एक ओवल शेप बनी हुई थी। हालांकि उस ओवल शेप के ऊपर और नीचे के दोनों किनारे किसी डायमंड की तरह नुकीले थे और वह गहरे काले रंग के थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाग अपनी गहरी काली आंखों से पृथ्वी पर नजर बनाए हुए है। हालांकि आरव बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नारायण शर्मा को देख रहा था, लेकिन इस समय नारायण शर्मा आरव के शरीर से निकलने वाले दबाव और आभा की वजह से जमीन पर पिन हो चुका था और आरव की दम घोटने वाली आभा नारायण शर्मा का दम घोट रही थी। और कुछ ही पलों के बाद नारायण शर्मा का शरीर एकदम शांत और ठंडा पड़ जाता है। नारायण शर्मा के मरने के तुरंत बाद ही आरव शांत हो जाता है और अगले ही पल पूरी प्रकृति भी शांत हो जाती है। इस समय आरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आरव के साथ प्रकृति जुड़ी हुई है। उसके गुस्सा होने पर प्रकृति को गुस्सा आता था, उसके शांत होने पर प्रकृति भी शांत हो जाती थी। ये बात बहुत ज्यादा डरने वाली थी। इस तरह का ऑरा तो अग्निमंडल के ऊपर का योद्धा भी नहीं रख पाते थे। आरव अपनी ताकत के प्रदर्शन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन आरव अपनी ताकत से संतुष्ट था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पिछले एक महीने से आरव ने वासुकी नागवंश की वासुकी शक्ति ग्रंथ और नाग शक्ति ग्रंथ को पढ़ा था। लेकिन आरव ने वासुकी नाग शक्ति ग्रंथ और नाग शक्ति ग्रंथ को एक साथ मिला दिया था, जिस वजह से आरव की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और इस मिली हुई ताकत का आरव ने सिर्फ 1% भी इस्तेमाल नहीं किया था, और जिस वजह से आरव की सिर्फ आभा से ही नारायण शर्मा की मौत हो गई थी। अपनी इतनी खतरनाक शक्ति को महसूस कर खुद आरव तक के रोंगटे खड़े हो गए थे। आज पहली बार उसे असली शक्ति का एहसास हुआ था। लेकिन अब का सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी क्योंकि उसने अग्निमंडल में नाग शक्ति ग्रंथ की शक्ति का इस्तेमाल किया था। वह ये सोचकर ही बहुत ज्यादा डर चुका था कि अगर वह मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में नाग शक्ति ग्रंथ की शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसकी शक्ति किस तरह का कहर ला सकती है। और आरव ने इस समय ये भी महसूस किया था कि वह जैसे ही नाग शक्ति ग्रंथ की शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वह प्रकृति से एक तरह से जुड़ जाता है और पूरी प्रकृति उसके ख्यालों और इमोशन के हिसाब से काम करती है। लेकिन आरव इस समय सिर्फ यही सोच रहा था कि सिर्फ उसकी इतनी शक्ति ही कैसे वासुकी शक्ति की आंखें खोल सकती है, क्योंकि उसने तो अपनी ताकत का ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया था और उसकी वासुकी आंखें खुल गई थी, जो बहुत डरा देने वाली बात थी। इस बात को सोचकर ही खुद आरव को अपने शरीर में कंपन तक महसूस हो रही थी, लेकिन आरव इसकी जड़ तक नहीं जा पा रहा था। अगर वह अपनी हर लड़ाई में नाग शक्ति ग्रंथ की शक्ति का इस्तेमाल करता है और हर बार कुछ ऐसा होता है तो बहुत जल्दी यह पता चल जाएगा कि आरव वासुकी नागवंश का नया नाग राजा है। और अगर यह बात पता चल गई तो उसके बाद जिस तरह की हड़कंप पूरी दुनिया में बेचेगी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आरव यह नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी उसके राज खुल जाए। इसीलिए आरव ये सोच रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे ये ना हो। जिस समय आरव ये सोच रहा था उस समय दिनेश तिवारी का पूरा शरीर कांप रहा था। उनका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था और उनके पैर कमज हो रहा होकर वह जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। वह अभी भी साफ हुए आसमान को देखे जा रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे
लेकिन उनके होठों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दिनेश तिवारी के मुंह से निकल ही जाता है, ना ना नागवंश शक्ति। आरव इस समय अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसे दिनेश तिवारी की आवाज सुनाई देती है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत पलटते हुए दिनेश तिवारी की तरफ देखता है। इस समय दिनेश तिवारी सिर्फ आसमान की तरफ देखे जा रहे थे और उनके होठों के साथ उनका शरीर कांप रहा था। आरव तुरंत दिनेश तिवारी के पास जाता है और उनसे पूछता है, आप ये क्या कह रहे हैं? किस तरह की नवांश शक्ति? बताए। आरव की बात सुनने के बाद दिनेश तिवारी जैसे ही आरव को देखते हैं तो वह तुरंत अपने हाथ जमीन पर रखकर घिसटते हुए पीछे होने लगते हैं और अपनी कांपती आवाज में आरव से कहते हैं, दूर हो जाओ मुझसे, तुम एक नाग हो। आरव जैसे ही दिनेश तिवारी के मुंह से यह बात सुनता है तो उसका गला सूख जाता है। उसे ये तो पता था कि उसकी शक्ति अगर बार बार इस तरह से प्रदर्शन करती रही तो उसकी असलियत उजागर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था उसकी पहचान इतनी जल्दी उजागर हो जाएगी और वह भी उस इंसान को पता चल जाएगी जिस इंसान को ऐश्वर्या काफी ज्यादा मानती है। दिनेश तिवारी की बात सुन कहीं ना कहीं आरव के मन के अंदर भी एक डर घर कर गया था। लेकिन आरव एक गहरी सांस लेते हुए दिनेश तिवारी का पैर पकड़ लेता है और उन्हें अपने पास खींचने लगता है। दिनेश तिवारी आरव की पकड़ से अपना पर छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते और धीरे धीरे आरव के पास खींचते चले जाते हैं। दिनेश तिवारी के अपने पास पहुंचने के बाद आरव बड़ी ही धीमी आवाज में दिनेश तिवारी के कान में उनसे पूछते हैं, देखिए मैं आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, इसलिए शांत हो जाए। और यहाँ पर ऐश्वर्या भी है इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई तमाशा हो, इसलिए शांत हो जाए। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप नागवंश के बारे में कैसे जानते हैं और कितना जानते हैं। आरव की बात सुनने के बाद दिनेश तिवारी शांत होने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में डर था और वह ये सोच रहे थे, आरव सच में एक नाग है। दिनेश तिवारी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, वह एक वायुमंडल का योद्धा थे। फिर भी वह इतना ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि नागवंश की शक्ति के आगे उनके यह मंडल कुछ भी काम के नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया था। आरव ने सिर्फ अपने दम घोटने वाली आभा की मदद से ही एक इंसान को जान से मार डाला था, जो सच में काफी ज्यादा डरावनी बात थी। किसी भी इंसान को सिर्फ अपनी आवाज या फिर प्रेशर से जान से मारना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर कोई योद्धा ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वह ताकतवर से ताकतवर योद्धा के दिल में अपना डर कायम कर सकता है। और जितना दिनेश तिवारी ने सुना था उस हिसाब से ऐसा करने की ताकत सिर्फ मार्शल आर्ट एंसेस्टर या फिर मार्शल आर्ट संत के पास होती है। और उनके अलावा अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह सिर्फ नागवंश के लोग ही होते हैं, क्योंकि नाग ताकत मंडल में अग्नि मंडल से ऊपर दो और मंडल होते हैं जिन्हें सूर्य मंडल और ब्रह्मा मंडल बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कोई भी नाग कभी भी ब्रह्मा मंडल से ऊपर का नाग नहीं बन सकता। हालांकि बहुत कहानियों में बताया गया है कि नागवंशों के नाग राजा ब्रह्मा मंडल को पार कर लेते हैं और उन्हें ब्रह्मा मंडल से ऊपर के योद्धा का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह कभी भी ब्रह्मा मंडल के ऊपर के मंडल में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रह्मा मंडल के ऊपर दिव्य मंडल और दिव्य मंडल से ऊपर देव मंडल होता है। दिव्य मंडल में पहुंचने के बाद एक नाग राजा अपनी दिव्य नाग शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और वह प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। उसे नाग राजा के सिर्फ एक ख्याल से ही प्रकृति में हलचल हो सकती है। और इस समय दिनेश तिवारी ने यही दृश्य देखा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। लेकिन आरव की बात सुनने के बाद दिनेश तिवारी अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। आरव को पता था कि यह जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वह दिनेश तिवारी को सहारा देकर खड़े करते हैं और उन्हें अपने साथ अपने बंगले ले जाते हैं। आरव ने ऐश्वर्या को यूनिवर्सिटी में ही छोड़ दिया था। भले यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल मर गया हो लेकिन इससे यूनिवर्सिटी तो बंद नहीं हो सकती। और वैसे बड़ी ही ऐश्वर्या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। भले ही ऐश्वर्या टेम्पररी लेक्चरर हो, क्या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की मौत कोई बड़ा बखेड़ा तो खड़ा नहीं कर देगी। दिनेश तिवारी को कैसे पता चला कि आरव का संबंध नागवंश से है? कहीं तिवारी परिवार का रिश्ता किसी नागवंश से तो नहीं है? अगर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-173 कितना जानते हैं दिनेश तिवारी? आरव को पता था कि यह जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वह दिनेश तिवारी को सहारा देकर खड़े करते हैं और उन्हें अपने साथ अपने बंगले ले जाते हैं। आरव ने ऐश्वर्या को यूनिवर्सिटी में ही छोड़ दिया था। भले यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल मर गया हो लेकिन इससे यूनिवर्सिटी तो बंद नहीं हो सकती थी। और वैसे भी ऐश्वर्या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, भले ही वह एक टेम्पररी लेक्चरर हो। कुछ देर में यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल के मरने की इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हो गई थी। वहीं आरव दिनेश तिवारी को अपने बंगले ले आता है। इस समय आरव और दिनेश तिवारी आरव के स्टडी रूम में बैठे थे। आरव दिनेश तिवारी के सामने पानी का गिलास आगे करते हुए कहता है, पहले शांत हो जाए। दिनेश तिवारी वह पानी का गिलास लेते हैं और एक घुट में पूरा पानी पी जाते हैं। पानी पीने के बाद वह एक गहरी सांस लेते हैं। जब दिनेश तिवारी पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आरव उनसे पूछता है,
आप नागवंशों के बारे में कैसे जानते हैं? आरव की बात सुनने के बाद दिनेश तिवारी अपनी गर्दन उठाकर आरव को ध्यान से देखते हैं और उल्टा आरव से ही सवाल करते हुए पूछते हैं, आखिर तुम नागवंशों के बारे में कैसे जानते हो? क्या तुम उनमें से एक हो? दिनेश तिवारी की बात सुनने के बाद आरव भी एक गहरी सांस लेता है और अपने कमर को कुर्सी पर टिका लेता है और अपनी गंभीर आवाज में दिनेश तिवारी से कहता है, मैं उनमें से एक हूं या नहीं, ये बात आप ना जाने तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना अगर आपको मेरा सच पता चल गया तो मेरे दुश्मन आप तक भी पहुंच सकते हैं। और वैसे भी मेरी पहचान कोई ऐसी पहचान नहीं है जिसे जानने के बाद आपको फायदा हो। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैं एक नाग हूं या नहीं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि मैं नागवंश से जरूर जुड़ा हुआ हूं। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, अब बारी आपकी है। तो बताइए आखिर आप नागवंशों के बारे में क्या जानते हैं? आरव की बात सुनने के बाद दिनेश तिवारी कहते हैं, मुझे इतना तो पता था कि तुम नागवंश से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हो और मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुमने नाग तकनीक का इस्तेमाल किया था। दिनेश तिवारी की बात सुन आरव की आंखें हैरानी में छोटी होती जा रही थी, क्योंकि दिनेश तिवारी ने उसकी नाग तकनीक को भी पहचान लिया था। अब आरव को इतना विश्वास हो गया था कि दिनेश तिवारी को नागवंशों के बारे में नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही पता है। लेकिन आरव अभी भी चुपचाप दिनेश तिवारी की बात सुन रहा था। दिनेश तिवारी आगे कहते हैं, तुमने जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह कोई आम नाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम नागवंशों से जुड़े हुए हो और तुम किसी एक नागवंश के ताकतवर नाग हो और तुम उनसे जुड़े हुए हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि नागवंशों के हर नागवंश का एक नाग राजा होता है। हालांकि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि नागवंश जिस तरह के दिखाई देते हैं वे उस तरह की है नहीं। और तुम नागवंश से जुड़े हुए हो तो तुम्हें इतना भी पता होगा कि योद्धाओं की दुनिया का निर्माण नागवंशों ने ही किया है और नागवंशों के नाग राजाओं ने ही पृथ्वी पर ताकत को सीमित कर रखा है। पृथ्वी पर भी बहुत से परिवार हैं जो सीधा नागवंश से जुड़े हुए हैं और सिर्फ उन परिवार के योद्धा ही उस ताकत की सीमा को तोड़कर अभी भी पृथ्वी पर रुके हुए हैं, वरना वह भी कब के योद्धाओं की दुनिया में खींचे चले जाते हैं। जैसे जैसे दिनेश तिवारी अपनी बातें बता रहा था वैसे वैसे आरव की आंखें हैरानी में छोटी होती जा रही थी। उसे दिनेश तिवारी से कुछ ऐसा पता चल रहा था जो कि नाग राजा बनने के बाद भी उसे पता नहीं चला था। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि योद्धाओं की दुनिया का निर्माण नाग राजाओं ने किया है और पृथ्वी की ताकत को भी सीमित कर रखा है। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह भी तो अपनी लिमिट पार कर चुका है, तो वह क्यों नहीं योद्धाओं की दुनिया में चला गया। लेकिन फिर उसे दिनेश तिवारी की बताई हुई दूसरी बात याद आती है कि कुछ परिवारों के नागवंशों के साथ सीधा रिश्ता है और जब आरव के शरीर के अंदर 12 जेड योद्धा समाहित हुए थे तो उसे पता चला था कि उसके परिवार का भी सीधा संबंध वासुकी नागवंश से है। लेकिन उसे आज भी यह बात खटक रही थी, भले ही उसके परिवार का संबंध वासुकी नागवंश से है, लेकिन वह वासुकी नागवंश का नागराजा बना तो बना कैसे? क्योंकि नागराजा तो सिर्फ नागवंश का ही कोई नाग बन सकता है, लेकिन वह तो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान था। आरव अपने दिमाग के घोड़ चलाने बंद करता है और गहरी सांस लेते हुए दिनेश तिवारी की आगे की बात सुनता है। दिनेश तिवारी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे पता है तुमने अपने बहुत से दुश्मनों से सामना किया है, लेकिन अब तक तुम जिन जिन दुश्मनों से मिले हो वह तो कुछ भी नहीं थे, वह सिर्फ एक गली के कुत्ते थे। इस पृथ्वी नमक जंगल में ऐसे बहुत से योद्धा है जिनकी ताकत बहुत ज्यादा है। मैंने भी तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना है। हालांकि तुम बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम उन योद्धाओं का सामना कर सको जिनके पास जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारी ताकत की एक झलक देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम्हारे पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं, लेकिन तुम अभी भी उन योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा मुकाबला असली शरीर मंडल के योद्धा से भी हुआ है? तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने ताकत की दुनिया में सिर्फ अभी अभी कदम रखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ असली ताकत की दुनिया क्या है। इतना कहने के बाद दिनेश तिवारी एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। एक सामान्य मंडल का योद्धा बनने से पहले हमें अपने शरीर के सातों चक्रों को जागृत करना पड़ता है और जो इंसान सीधा मंडलों में प्रवेश करने की ट्रेनिंग करते हैं उनकी ताकत चक्रों जागृत करने वाले योद्धाओं से भी बहुत कम होती है। चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अहलूवालिया परिवार के राजा चंद्रशेखर अहलूवालिया अभी सिर्फ मणिपुर चक्र पर पहुंचे हैं और उन्होंने तुमसे कहा था कि वह एक पृथ्वी मंडल के होता है, और यह बात बिल्कुल गलत है। वह सिर्फ तीसरे चक्र जागृति योद्धा है। वे अब तक सामान्य मंडल में भी नहीं पहुंचे हैं और भारत में अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी ताकत तुम्हारी ताकत से कई गुना ज्यादा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई नाग अपने चक्रों को इतनी आसानी से जागृत नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक बहुत ही सीक्रेट बात बताता हूँ, अपने पैरों को इतनी तेजी से मत फैलाओ। बहुत से लोग तुम्हें जान से मारने की ताक में बैठे हैं। जैसे ही तुम उनके क्षेत्र में कदम रखोगे वह तुम्हारे प्राण पखेरु हर लेंगे। किसी भी स्टेट को कंट्रोल करना या फिर देश को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जिन योद्धाओं की मैं बात बता रहा हूँ वह किसी की भी चीज को कंट्रोल नहीं करते और वह रहते कहाँ है तुम्हें बताऊं।
दिनेश तिवारी की इस बात को सुनने के बाद आरव के कान खड़े हो जाते हैं। वह दिनेश तिवारी के हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहा था और वह जैसे जैसे दिनेश तिवारी की बातें सुनता जा रहा था वह बोचक्का होता जा रहा था। दिनेश तिवारी आगे कहते हैं, तुम्हें लगता होगा तिवारी परिवार पूरे बिहार को कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार में जो छोटे छोटे गांव है उन्हीं में ही इतने ताकतवर योद्धा पाए जाते हैं जो असल में ताकत की असली परिभाषा को जानते हैं। अगर तुम सच में किसी नागवंश के हिस्सा हो तो तुम्हें इसके बारे में नाग गुरु या फिर नाग रक्षक काफी अच्छे से बता पाएंगे। और रही बात मैं नागवंशों के बारे में कैसे जानता हूँ, क्योंकि मैं जल शक्ति विद्यापीठ के बड़े गुरु चैतन्य का शिष्य हूँ। तुम्हारी ताकत देखने के बाद पहले तो मुझे काफी ज्यादा डर लगा था, लेकिन अब मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारी ताकत देखने के बाद मैं खुद भी इन बातों को भूल गया था। लेकिन अब जब मेरा दिमाग चला है तो तब मैंने राहत की सांस ली है। दिनेश तिवारी की बात सुनने के बाद आरव भी एक गहरी सांस लेता है और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ कर लेता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस समय काफी ज्यादा गहरी सोच में है। काफी देर तक सोचने के बाद आरव फैसला कर लेता है कि अब उसे क्या करना है। आखिर जल शक्ति विद्यापीठ किस स्तर का है और कौन है जल शक्ति विद्यापीठ के बड़े गुरु चैतन्य? आखिर आरव ने क्या फैसला किया है और अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-174 पंचमुखी नाग की अलौकिक शक्ति। दिनेश तिवारी की बात सुनने के बाद आरव भी एक गहरी सांस लेता है और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ कर लेता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस समय काफी ज्यादा गहरी सोच में है। काफी देर तक सोचने के बाद आरव फैसला कर लेता है कि अब उसे क्या करना है। अगले ही पल आरव तुरंत दिनेश तिवारी की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और उन्हें कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना कहने के तुरंत बाद आरव मन ही मन एक मंत्र बदबूदाने लगता है। हालांकि उस मंत्र की आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी, फिर भी जैसे जैसे मंत्र पूरा होता जा रहा था आरव के चारों तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह होने लग जाती है। दिनेश तिवारी एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे, इसीलिए वह आरव के चारों तरफ प्रवाह होती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। दिनेश तिवारी आरव को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए जैसे ही अपनी शक्तियों को खोलने वाले होते हैं, अचानक से आरव उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिसे देखकर दिनेश तिवारी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आरव दिन के उजाले में किसी भूत की तरह गायब हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगता है जैसे आरव की रफ्तार काफी तेज थी, इसी वजह से वह आरव को देख नहीं पाए और इसी कारण दिनेश तिवारी अपनी शक्तियों को खोलकर आसपास की जगह को स्कैन करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें आरव कहीं पर भी महसूस नहीं होता। इसके बाद दिनेश तिवारी समझ गए थे कि आरव सच में कहीं पर गायब हुआ है। दिनेश तिवारी बस इस समय यही सोच रहा था कि आरव के पास इस तरह की शक्तियां कैसे हैं। वही अचानक आरव नागलोक में वासुकी नागवंश के नाग राजा के महल में प्रकट होता है। महल में आने के बाद आरव अपने अर्धनाग स्वरूप में आ जाता है और महल में सम्राट के सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। आरव की लंबी पूंछ इस तरह से लहरा रही थी जैसे वह कोई संकेत भेज रही हो। कुछ ही देर में आरव के सामने महल के 6 मुख्य नाग प्रकट हो जाते हैं। इन 6 मुख्य नागों के साथ साथ 3 नाग गुरु और उसके गुरु अघोरी बाबा, जो कि वासुकी नागवंश के नाग रक्षक थे। सम्राट के महल में आने के तुरंत बाद नाग रक्षक तुरंत अपने विशाल पंचमुखी नाग स्वरूप में आते हैं। वह अपने प्रत्येक फन से तेज फुफकार रहे थे। वह अपने बीच वाले फन से आरव की तरफ देखते हुए कहते हैं, हिसस नागराजा को नगरक्षक का प्रणाम। हिसस नाग रक्षक के ऐसा करने के तुरंत बाद वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी गर्दन झुकाकर आरव को प्रणाम करते हैं। आरव अपनी गर्दन हिलाकर उनके प्रणाम को स्वीकार करता है। अगले ही पल आरव अपनी आभा को चारों तरफ फैलाते हुए पूछता है, मुझे पौराणिक नाग राजाओं के बारे में जानना है। आरव के इतना कहने के तुरंत बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अघोरी बाबा अभी भी अपने पंचमुखी नाग के फन फैलाए हुए आरव को देख रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी। अगले ही पल उस पंचमुखी नाग के आंखों के अंदर से तेज अलग अलग प्रकार की रोशनी निकलने लगती है। वह प्रकाश इतना ज्यादा तेज था कि उसे खुली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता था, और अगर कोई उसे देख ले तो वह पक्का अंधा हो सकता था। पंचमुखी नाग की आंखों से लाल, पीली, हरी, नीली और सफेद रंग की रोशनी सीधा आरव पर पड़ने लग जाती है। आरव भी अचानक से नाग रक्षक की इस प्रतिक्रिया से हैरान हो गया था। वह नाग रक्षक को हैरानी से देख रहा था, लेकिन वह प्रकाश आरव को हिलने तक नहीं दे रहा था। हालांकि उस प्रकाश से आरव को कुछ भी नहीं हो रहा था। पंचमुखी नाग की इस प्रतिक्रिया से अचानक से वहां का समय एकदम से रुक सा गया था। वहां पर इस समय होश में सिर्फ आरव और पंचमुखी नाग था। थोड़ी देर बाद आरव के शरीर पर पड़ने वाला वह 5 रंगों का प्रकाश गायब हो जाता है और पंचमुखी नाग भी वापस अपने अघोरी बाबा के रूप में आ जाता है। आरव अघोरी बाबा से इस बारे में कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही अघोरी बाबा उसके बगल में पहुंच जाते हैं और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, और अगले ही पल आरव और अघोरी बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। एक जगह पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। वहां पर बहुत बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। वहां पर चलने वाली हवा इतनी ठंडी थी कि अगर वहां पर कोई इंसान आ जाए तो तुरंत जम जाए। वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी कहीं ज्यादा था।
लेकिन अचानक से वहां पर एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर दो परछाई प्रकट होती हैं। वे दोनों परछाएं आरव और अघोरी बाबा की थी। यहाँ पर आने के बाद आराम अपने पूरे इंसानी रूप में आ जाता है। आरव अभी भी अघोरी बाबा से कुछ पूछता उससे पहले ही अघोरी बाबा सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, पुत्र तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? अघोरी बाबा की बात सुनने के बाद आरव काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह सामने देखने लगता है, लेकिन उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी आरव ध्यान से सामने की तरफ देखता है। उसे पता था कि अघोरी बाबा ऐसे ही कुछ नहीं कहते, इसलिए वह काफी ध्यान से सामने की तरफ देखते हैं। आरव पूरे 5 मिनट तक सामने कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे दिखाई दे रहा था तो चारों तरफ बस ऊंचे ऊंचे बर्फ में ढके पहाड़ और खून तक को जमा देने वाली चलती हुई शीतलहर। अगर इस जगह पर कोई इंसान अगर मरकर बर्फ पर गिर जाए तो एक पल से भी कम समय में वह इंसान बर्फ से पूरा ढक सकता था, और उस इंसान की कहां पर मृत्यु हुई है इस बारे में कोई भी नहीं बता सकता था। इतनी देर तक कोशिश करने के बाद भी आरव को जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वह अघोरी बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, गुरुजी, वहां पर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आपकी बातों के पीछे का अर्थ कुछ और है, तो कृपया करके सरल तरीके से मुझे बताएं। आरव की बात सुनने के बाद अघोरी बाबा हंसने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं, पुत्र, तुम अपनी इन आंखों से यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाओगे। तुम्हें यहाँ पर कुछ महसूस करना या फिर देखना है तो तुम्हें अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो अब मुझे ये बताओ, सामने आखिर है क्या? अपने गुरुजी की बात सुन आरव गहरी सांस लेता है। हालांकि वह गुरुजी से पूछना चाहता था कि आखिर वह अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल कैसे करे, लेकिन अघोरी बाबा की बात सुनने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अघोरी बाबा से इस बारे में कुछ पूछ सके। इसीलिए आरव अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस करने लग जाता है। आखिर अघोरी बाबा आरव को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं और वह उसे क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आरव अघोरी बाबा से पूछेगा कि वह अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 175 राज की बात। पुत्र, तुम अपनी इन आंखों से यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाओगे। तुम्हें यहाँ पर कुछ महसूस करना या फिर देखना है तो तुम्हें अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो अब मुझे ये बताओ, सामने आखिर है क्या? अपने गुरुजी की बात सुन आरव गहरी सांस लेता है। हालांकि वह गुरुजी से पूछना चाहता था कि आखिर वह अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल कैसे करे, लेकिन अघोरी बाबा की बात सुनने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अघोरी बाबा से इस बारे में कुछ पूछ सके। इसीलिए आरव अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस करने लग जाता है। वह अपने मन में चारों तरफ के दृश्य का एक चित्र बनाने लग जाता है। वह जैसे ही अपने चारों तरफ का दृश्य अपने मन में बनाता है तो उसका दिमाग खाली होने लग जाता है। उसका पूरा ध्यान मन में चित्र बनाने का लग चुका था। आरव की अपने 500 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज पर काफी अच्छी नजर थी, लेकिन इस समय उसकी यह नजर उसके किसी काम नहीं आ रही थी। इसीलिए वह मन में अपने चारों तरफ का दृश्य बना रहा था। आरव लगभग 6 घंटे से ऐसे ही सीधा खड़ा था और अपने मन में चारों तरफ के दृश्य का चित्र बना रहा था। कुछ देर के बाद आरव का पूरा दिमाग एकदम खाली हो जाता है और उसके दिमाग में एक सफेद रंग का प्रकाश नजर आता है। जतिन का दिमाग उस प्रकाश से घिर चुका था। जतिन को अपने दिमाग में एक बहुत ही छोटी सी ज्योति बिंदु दिखाई देती है, जो सफेद रंग के प्रकाश में काफी तेजी से चमक रही थी। जतिन जैसे ही उस ज्योति बिंदु को देखता है तो जतिन का पूरा शरीर एकदम शांत हो जाता है। उसके चारों तरफ की आभा बदलने लग जाती है। उसके चारों तरफ की आभा एक दिव्य आभा में बदल रही थी। उसके चारों तरफ की ऊर्जा भी काफी पवित्र और शुद्ध हो गई थी। कुछ ही देर में आरव का पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। आरव के व्यक्तित्व के बदलने के तुरंत बाद ही वह प्रकाश भी जतिन के दिमाग से गायब हो जाता है। लेकिन उस प्रकाश की गायब होने के तुरंत बाद आरव के दिमाग में पूरे बर्फीले मैदान का चित्र बन जाता है और उसे एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर एक मंदिर दिखाई देता है। लेकिन आरव जैसे ही उसे मंदिर को देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस मंदिर के आसपास बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी, बल्कि चारों तरफ काफी हरियाली थी। उस मंदिर के आसपास काफी अलग तरह की ऊर्जा और आभा फैली हुई थी। आरव ये देखकर हैरान था। थोड़ी और देख उस मंदिर को देखने के बाद आरव अपनी आंखें खोलता है और अपने बगल में मौजूद अघोरी बाबा की तरफ देखते हुए पूछता है, गुरुजी, मैंने उत्तर में एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर एक विशाल मंदिर दिखा, लेकिन उस पर्वत के दिखने से पहले मुझे अपने मन में एक ज्योति बिंदु दिखाई दिया था। उस ज्योति बिंदु के प्रकाश से मेरा पूरा दिमाग चमक रहा था। अघोरी बाबा जैसे ही आरव की दूसरी बात सुनते हैं तो उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। अघोरी बाबा हैरानी में आरव की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में अपने मन में ज्योति बिंदु प्रकाश के दर्शन हुए हैं? आरव अघोरी बाबा की इस तरह की प्रतिक्रिया देख खुद भी हैरान था, लेकिन वह अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, हाँ, लेकिन हुआ क्या गुरुजी? आरव की बात सुन अघोरी बाबा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आरव की तरफ देखते हैं और उत्साहित होते हुए कहते हैं, आरव, अगर मैं कहूं कि हम जिसको शिव, शंकर, भोलेनाथ कहते हैं वह असल में शिव नहीं है, तो क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे? अघोरी बाबा की ऐसी बात को सुन आरव गहरी सांस लेते हुए अघोरी बाबा से कहता है, गुरुजी, आपकी इन बातों पर मैं ही नहीं बल्कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा।
आरव की इस बात को सुन अघोरी बाबा आरव की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम विश्वास करो या मत करो, लेकिन ये सत्य है, जिसको हम शिव कहते हैं वह असल में शिव की एक फॉर्म है। और यह फॉर्म इसीलिए है ताकि इंसान ये देख सके कि उनके भगवान आखिर दिखते कैसे हैं। चलो ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो तुम मुझे ये बताओ कि भगवान शिव आखिर हमेशा किसके ध्यान में रहते हैं। अघोरी बाबा की इस बात को सुन आरव कंफ्यूज हो गया था और वह इसी कंफ्यूजन के साथ उन्हें देख रहा था। वही अघोरी बाबा भी आरव के चेहरे को देख समझ गए थे कि अब आरव उनकी बात को बीच में नहीं काटेगा और बड़े ही ध्यान से उनकी सारी बात सुनेगा। इसलिए अघोरी बाबा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बहुत से पुराण कहते हैं कि भगवान शिव अपना ही ध्यान करते हैं या फिर वह विष्णु जी का ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वह सदाशिव का ध्यान करते हैं जिनसे उनका जन्म हुआ है। तुम्हें पता होगा कि एक समय पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें वह दोनों कह रहे थे कि उन दोनों में से वह ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई थी और एक बहुत बड़ा शिवलिंग उन दोनों के बीच में आ गया था और उन दोनों से कहा गया था कि जो भी इस शिवलिंग के छोर को ढूंढ लेगा वह सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। लेकिन उन दोनों में से कोई भी शिवलिंग के ऊपर या नीचे का अंत नहीं ढूंढ पाए थे, जिस पर दोबारा से आकाशवाणी हुई थी कि तुम दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक तीसरे का होना जरूरी है, जिसे सृष्टि संहारक भी बोला जाएगा, जिसका ना कोई अंत होगा ना कोई आरंभ होगा, वह शिव होगा। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम शिव पुराण को अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान सदाशिव है। सदाशिव ने शिव को अपना प्रतिरूप बनाकर भेजा था। अगर तुम्हें पता हो तो भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। भगवान एक किरण है, प्रकाश है, ज्योति बिंदु है, और जिस ज्योति बिंदु के तुम्हें दर्शन हुए थे वह कोई और नहीं बल्कि सदाशिव थे। इसीलिए भगवान शिव भी खुद सदाशिव के ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें अनंत योगी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह हमेशा सदाशिव के ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शिव हमें ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करते वक्त भगवान के ध्यान में रहे तो वह अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पर पहुंच सकते हैं, और जो व्यक्ति अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और इस स्टेट में पहुंचने के बाद उस व्यक्ति के अगले पिछले सभी कर्म खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव का एक अवतार है जिसे सब काल भैरव कहते हैं। काल भैरव का अर्थ तुम्हें पता है। कॉल मतलब टाइम और स्पेस, भैरव मतलब डिस्ट्रॉयर, जो टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सके, जो टाइम और स्पेस से भी परे हो, जिसका टाइम और स्पेस पर कंट्रोल हो, उसे काल भैरव बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है टाइम और स्पेस हमेशा चलते रहते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम और स्पेस हमेशा वही रहते हैं, बल्कि हम चलते रहते हैं। हम बच्चे से जवान होते हैं, जवान से बूढ़े। इस सृष्टि में जो चीज चलती है उसका एक अंत है, लेकिन टाइम और स्पेस का कोई अंत नहीं है। समय ना कभी भूत होता है, ना वर्तमान होता है, ना भविष्य होता है। समय बस समय होता है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो दिन और रात का आरंभ कब से हुआ? जब से मनुष्य ने जन्म लिया? नहीं, उससे पहले तो कहते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर भी रहते थे। तो उन्हें किसने बताया कि यह समय है? और क्या पता डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर कोई अलग ही प्रजाति रहती हो। सब कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन ये गलत है। हमें उस समय में जीना चाहिए जिस समय में हम हैं। हमें न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में जीना चाहिए, बल्कि हमें उस समय में जीना चाहिए जिस समय में हम हैं। हमारी इस दुनिया से अलग एक और डायमेंशन है जिसे हम आयाम बोलते हैं। जब तुम सोते हो तो तुम यही नहीं रहते, बल्कि तुम्हारा मन एक अलग डायमेंशन में होता है, और उस डायमेंशन में भी टाइम और स्पेस है, जिस वजह से तुम्हें सपने आते हैं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसके बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन ये भक्ति भाव से आगे आने के बाद है। आध्यात्मिकता में आने के बाद हमें इन बातों के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर हमें भक्ति भाव से ही देखना है तो शिव हमारे लिए सदाशिव है, और तुम्हें जिनके दर्शन हुए हैं वह सदाशिव है, जिन्हें परमपिता शिव भी बोला जाता है। क्या तुमने ध्यान दिया, उनके दर्शन के बाद तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल गया है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा का निवास हो चुका है। और रही बात उस मंदिर की, तो वह हमारे नागवंश का नाग मंदिर है, जिसको सब वासुकी नाग मंदिर बोलते हैं। तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारी असली शक्ति जागरण का समय आ गया है। चलो चलते हैं। अघोरी बाबा की बात सुनने के बाद आरव को कुछ कुछ समझ आया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ उसे समझ नहीं आया था। अघोरी बाबा ने उसे जो शिक्षा दी थी वह बहुत हाई लेवल की थी। अघोरी बाबा की पूरी बात सुनने के बाद आरव गहरी सांस लेते हुए अघोरी बाबा की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। अगले ही पल अघोरी बाबा आरव के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और आरव और अघोरी बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। आरव और अघोरी बाबा सीधे उससे बड़े पहाड़ के मंदिर के सामने पहुंच गए थे। उस मंदिर के सामने आने के तुरंत बाद आरव के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इस मंदिर के अंदर से उसके गुरुजी अघोरी बाबा से भी कई ज्यादा ताकतवर ऑरा महसूस हो रहे थे। अंदर से आने वाले ऑरा से ही आरव के रोंगटे के साथ साथ उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर मंदिर के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट होंगे, जिनका ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक है।
मंदिर के सामने पहुंचने के बाद जैसे कोई भी नाग राजा के सामने अपने घुटने और गर्दन झुकता है, इसी तरह अघोरी बाबा भी मंदिर के सामने ही अपने एक घुटने को टेक कर अपनी गर्दन नीचे करके सम्मान देते हुए कहते हैं, वंश गुरु और नाग गुरु को नाग रक्षक का प्रणाम। अघोरी बाबा के इतना कहने के तुरंत बाद अंदर से एक बहुत ही रोबदार लेकिन हल्की बूढ़ी आवाज सुनाई देती है, नाग रक्षक वासु, आखिर तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? उस आवाज को सुनने के बाद आज आरव को पता चला था कि उसके गुरु अघोरी बाबा का नाम वासु है। वही अघोरी बाबा उस आवाज को सुनने के बाद कहते हैं, मैं यहाँ वासुकी नाग मंदिर में वासुकी नागवंश के वासुकी नाग राजा के शक्ति जागरण के लिए आया हूँ। अघोरी बाबा की इस बात को सुन अंदर से हैरानी से भरी आवाज सुनाई देती है, क्या हमारे नागवंश को नया वासुकी नागराजा मिल गया? और वह नया नाग राजा इतना काबिल है कि उसकी शक्ति जागरण का समय आ गया। पिछले कई हजारों सालों से कोई भी नाग राजा इतना ताकतवर नहीं हुआ कि उसे वासुकी नाग मंदिर में शक्ति जागरण की जरूरत पड़े। खैर मैं भी तो देखूं हमारा नया वासुकी नाग राजा आखिर कितना काबिल है। जैसे ही वह आवाज इतना कहती है तो अघोरी बाबा अपनी गर्दन झुकाए आगे कहते हैं, वंश गुरु और नाग गुरु हमारे नए वासुकी नाग राजा ने परमपिता सदाशिव के भी दर्शन किए हैं। अघोरी बाबा की इस बात को सुन अंदर से काफी हैरानी भरी एक आवाज सुनाई देती है, जो काफी बूढ़ी थी। वह कहती है, क्या परमपिता सदाशिव के दर्शन? यह आवाज उस पहले वाली आवाज से काफी ज्यादा अलग थी। इस आवाज में तो एक अलग ही स्तर की ताकत थी। इस आवाज को सुन अंदर से भी दो हैरानी भरी आवाज सुनाई देती है, क्या पूर्वज नागदेव जाग गए? जैसे ही अघोरी बाबा को पूर्वज नागदेव के बारे में पता चलता है तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। यहाँ तक कि मंदिर से आई उस आवाज के बाद तो जो दो आवाज बाद में मंदिर से आई थी, उनकी आवाज से भी साफ पता चल रहा है कि उन्हें भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। आखिर यह वासुकी नाग मंदिर क्या चीज है? और कौन है ये वंश गुरु और नाग गुरु? आखिर ये दोनों भी उसे पूर्वज नागदेव से इतना क्यों डर रहे हैं? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है ये कहानी जानने के लिए बढ़ते रहिए। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर CH-176 ड्रैगन विराट। वंश गुरु और नाग गुरु हमारे नए वासुकी नाग राजा ने परमपिता सदाशिव के भी दर्शन किए हैं। अघोरी बाबा की इस बात को सुन अंदर से काफी हैरानी भरी एक आवाज सुनाई देती है, जो काफी बूढ़ी थी। वह कहती है, क्या परमपिता सदाशिव के दर्शन? यह आवाज उस पहले वाली आवाज से काफी ज्यादा अलग थी। इस आवाज में तो एक अलग ही स्तर की ताकत थी। इस आवाज को सुन अंदर से भी दो हैरानी भरी आवाज सुनाई देती है, क्या पूर्वज नागदेव जाग गए? जैसे ही अघोरी बाबा को पूर्वज नागदेव के बारे में पता चलता है तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। यहाँ तक कि मंदिर से आए उस आवाज के बाद तो जो दो आवाज बाद में मंदिर से आई थी, उनकी आवाज से भी साफ पता चल रहा है कि उन्हें भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। उन सब की बात सुनने के बाद यहाँ आरव को ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पूर्वज नागदेव आखिर है कौन। तभी मंदिर के अंदर से तीन बुजुर्ग बाहर आने लगते हैं। सबसे आगे आने वाले दो बुजुर्गों ने सफेद रंग के प्राचीन कपड़े पहने हुए थे, जिन पर सोने की नक्काशी की गई थी। उन्होंने एक सफेद और गोल्डन रंग का लबादा भी पहना हुआ था। लेकिन उन दोनों बुजुर्गों के पीछे चलने वाला इंसान भी बुजुर्ग था और उन्होंने भी सफेद और गहरे नीले रंग के प्राचीन कपड़े पहने हुए थे। उनके बाल भी सफेद रंग के थे और उनके बाल उनके घुटनों तक आए हुए थे। उनके जो लंबे बाल थे, उनके सिरे पर तांबे के रंग का एक गोलधारी गुच्छे के जैसा कुछ लगा हुआ था, जिसमें उनके सभी बाल आए हुए थे। उनकी कमर पर एक गोल नीले रंग का अजीब सा यंत्र भी बंधा हुआ था। उनकी आंखों की पुतलियां भी गहरे नीले रंग की थी। उनका चेहरा काफी ज्यादा सीरियस था। उनके कंधे पर एक छोटा सा बहुत ही क्यूट नीले रंग का ड्रैगन बैठा हुआ था। उस ड्रैगन के चार छोटे छोटे सुनहरे रंग के सिंग थे। वह ड्रैगन एक स्नो ड्रैगन था, लेकिन भले ही वह एक ड्रैगन था, लेकिन वह काफी ज्यादा क्यूट था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत ही क्यूट ड्रैगन की फोन में कोई पिक देख रहा हो। उस ड्रैगन के ड्रैगन स्केल नीले रंग के थे और पैरों और हाथों के पंजे गोल्डन रंग के थे, और उसके जो बाल थे वह प्योर व्हाइट थे। अघोरी बाबा तुरंत आरव को बताते हुए कहते हैं, आरव, ये हमारे नागवंश के वंश गुरु और नाग गुरु है, और जो उनके पीछे चल रहे हैं वह हमारे पूर्वज नागदेव हैं। आरव से इतना कहने के बाद नाग रक्षक दोबारा से उन सभी के सामने झुक जाते हैं और उन सभी को दोबारा से प्रणाम करते हुए कहते हैं, पूर्वज नागदेव और ड्रैगन विराट को प्रणाम, वंश गुरु और नाग गुरु को भी प्रणाम। अघोरी बाबा को ड्रैगन को भी प्रणाम करता देखकर आरव हैरान था, लेकिन आरव को पता था कि उसे इस समय इन तीनों को सम्मान देना होगा, इसलिए वह भी नागवंश की रिस्पेक्ट देने की फॉर्म में बैठता है और अपनी गर्दन झुकाते हुए कहता है, पूर्वज नागदेव और वरिष्ठों को नागराजा का प्रणाम। आरव के इतना कहने के तुरंत बाद नागदेव के कंधे पर बैठा वह छोटा सा ड्रैगन उनके कंधे से कूद जाता है, लेकिन उस ड्रैगन के कंधे से कूदने के बाद भी वह ड्रैगन जमीन पर नहीं गिरता और पंख ना होने के बावजूद भी वह हवा में उड़ रहा था, और वह इसी तरह हवा में उड़ते हुए ही आरव के पास आता है और उसके चारों तरफ घूमने लग जाता है। आरव को थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद वह ड्रैगन आरव के कंधे पर बैठ जाता है। जैसे ही वह ड्रैगन आरव के कंधे पर बैठता है तो आरव की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह जाती है, क्योंकि उसे इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर ना जाने कितने सारे पहाड़ों का वजन एक साथ रख दिया गया है।
आरव ने आज तक किसी भी तरह के प्रेशर का सामना नहीं किया था, लेकिन आज उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव काफी भयंकर था, जो अपने नीचे सब कुछ चकनाचूर करने की ताकत रखता है। आरव ने आज तक कभी भी इस तरह की ताकत का सामना नहीं किया था। उसकी सांसें भारी हो गई थी और उसका दम घुटने लग गया था। नागदेव भी उस ड्रैगन की इस प्रतिक्रिया से हैरान हो गए से। वह ड्रैगन आरव के जिस कंधे पर बैठा था वह कंधा नीचे होता जा रहा था। आरव का चेहरा इस समय पीला पड़ गया था। आरव का पहला घुटना तो पहले ही जमीन पर टिका हुआ था और उसका दूसरा घुटना भी जमीन पर गिर जाता है। उसका दूसरा घुटना जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसके घुटने की वजह से चारों तरफ शॉक वेव फैल जाती है। उस दबाव की वजह से आरव की त्वचा जगह जगह से फट गई थी। आरव को अब पता चल चुका था कि वह ड्रैगन कितना ज्यादा शक्तिशाली है। उसके कंधे पर बैठने मात्र से ही उसके शरीर पर इस तरह का दबाव पड़ रहा है। लेकिन आरव ऐसी ही हार नहीं मान सकता था, इसीलिए वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी नाक शक्तियों को जागृत करता है। अगले ही पल आरव के शरीर के अंदर ऊर्जा का विस्फोट होता है और एक बहुत ही प्योर एनर्जी का ऑरा उसके चारों तरफ फैल जाता है। आरव जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियां काली और सफेद रंग की हो गई थी। आरव की पुतलियां को देखकर ना पूर्वज नागदेव की आंखों में चमक आ जाती है। पूर्वज नागदेव आरव को अपनी चमकती आंखों से देख रहे थे। उन्हें लगा था कि आरव ने अपनी प्रतिभा दिखा दी है, लेकिन अगले ही पल आरव के शरीर पर गहरे नीले रंग के नाग की केचुली आने लग जाती है। आरव अपनी गहरी लाल रंग की जुबान को बाहर निकालता है, जो इस समय किसी सांप के जैसे ही हो गई थी। अगले ही पल आरव तेजी से फुफकारता मारता है। हिस! आरव ने इतनी तेज से हुंकार मारी थी कि पूरा वासुकी नाग मंदिर हिल गया था। आरव की हुंकार को सुनने के बाद उसके कंधे पर बैठा ड्रैगन भी हिल गया था। वह ड्रैगन अपने आप को संभालता उससे पहले ही आरव आसमान की तरफ देखता है और सीधा खड़ा हो जाता है। आरव के ऐसा करने से वह ड्रैगन हिल गया था, लेकिन वह दोबारा से आरव के कंधे पर बैठ जाता है। लेकिन इस बार आरव को अपने कंधे पर हल्का सा भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वह ड्रैगन आरव को इस तरह से नॉर्मल खड़ा देखकर हैरान हो गया था। वह अपनी छोटी छोटी आंखों से आरव को उत्सुकता से देखता है और आरव के ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करने लग जाता है। आरव ये देखकर हैरान था कि यह छोटा सा ड्रैगन खुद भी प्रेशर को रिलीज कर सकता है। लेकिन उस ड्रैगन के इस तरह से प्रेशर रिलीज करने के बाद भी आरव हल्का सा भी नीचे नहीं झुकता, बल्कि आरव भी उस ड्रैगन के प्रेशर के विरुद्ध अपना प्रेशर रिलीज करके उस ड्रैगन के प्रेशर को दबाने लग जाता है। पूर्वज नागदेव जब ये देखते हैं तो उनकी आंखों में कर्कशता आ जाती है। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उनके ड्रैगन के विरुद्ध आरव भी अपना प्रेशर रिलीज कर रहा है। हालांकि पूर्वज नागदेव को पता था कि उनका ड्रैगन किस लेवल तक का शक्तिशाली ड्रैगन है। उनका ये ड्रैगन सिर्फ अपनी दहाड़ से ही पृथ्वी मंडल के योद्धा को जान से मार सकता है। लेकिन फिर भी पूर्वज नागदेव आरव की इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वह भी अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं। आरव के ऊपर इस समय दो प्रेशर पड़ रहे थे। आरव समझ गया था कि उसकी इस हरकत से पूर्वज नागदेव उससे गुस्सा हो गए हैं। लेकिन आरव भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था। उसकी आंखें जो अब तक बिल्कुल शांत थी, उनमें कर्कशता आ गई थी और उसकी आंखें हंटर आई बन गया थी। आरव के चेहरे के हाव भाव भी कठोर हो गए थे। जैसे ही आरव की भावनाएं बदलती है वैसे ही उस बर्फीली दुनिया में बर्फीला तूफान आ जाता है। उसकी आभा जो इस समय काफी शुद्ध दिखाई दे रही थी, अगले ही पल उसकी आभा इतनी भयानक हो जाती है जैसे नरक से निकला कोई शैतान हो। उसकी आभा में काले रंग का कोहरा छाने लग जाता है। ये दृश्य देखकर पूर्वज नागदेव की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल आरव आसमान की तरफ देखते हुए तेज हुंकार मारता है। हिस्स! उद्धरण चिन्ह। इस बार आरव की हुंकार इतनी तेज थी कि आसमान तक कांप गया था। अगले पल आसमान में दो सफेद और काले रंग के दो चांद दिखाई देते हैं। वे चांद पूर्वज नागदेव की तरफ ऐसे दिखते हैं जैसे वह अगले ही पल पूर्वज नागदेव की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देंगे। पूर्वज नागदेव ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की खतरनाक आभा कभी भी महसूस नहीं की थी। इस तरह की खतरनाक आभा को महसूस कर कहीं ना कहीं पूर्वज नागदेव के भी शरीर में कपकपी दौड़ गई थी। ये काफी ज्यादा डराने वाली बात थी। आरव अपने शरीर को एक हल्का झटका देता है। उसके कंधे पर बैठा ड्रैगन आरव के झटके से जमीन पर गिर जाता है। अपने आप को जमीन पर गिरा देखकर उस ड्रैगन को आरव पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह ड्रैगन आरव की तरफ देखते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है। अगले ही पल पर वह ड्रैगन एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है जो पूरा बर्फ से घिरा हुआ था। वह इस समय किसी बर्फ से बने क्रिस्टल ड्रैगन की तरह लग रहा था। विशाल रूप में आने के बाद उस ड्रैगन के बड़े बड़े पंख भी निकल आते हैं, जिनसे बर्फीली हवा बाहर निकल रही थी। उस विशाल ड्रैगन के रूप को देखकर आरव एक शैतानी मुस्कान देता है और इसके बाद आरव अपने पैर को जमीन पर मरता है। अगले ही पल आरव एक विशाल सांप में बदल जाता है। आरव के विशाल नाग का अवतार उस ड्रैगन से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा था। उस विशाल नाग ने आधी पर्वत श्रृंखला को घेर लिया था। पूर्वज नागदेव भी आरव के इस रौद्र रूप को देखकर हैरान हो गए थे। वह विशाल नाग अपनी सफेद और काली आंखों से उस ड्रैगन को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसका जन्म का दुश्मन हो। वह विशाल ड्रैगन अपना पंजा उठाकर उस विशाल नाग के मुंह पर मारता है। उस विशाल ड्रैगन के हमले से वह विशाल नाग पलट जाता है। वह विशाल नाग उस ड्रैगन की इतनी भयानक ताकत को देखकर हैरान था।
वह विशाल नाग अपने एक हमले में अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर लेता है और अपना मुंह खोल देता है। उस विशाल नाग के मुंह खोलने के तुरंत बाद उसके मुंह के अंदर से उस ड्रैगन पर नीली किरण से हमला होता है। आरव के हमले से उस ड्रैगन के कंधे पर मौजूद की आइस क्रिस्टल टूटकर बिखर जाता है। आरव ये देखकर हैरान था कि उसके सबसे खतरनाक हमले से उसे ड्रैगन के सिर्फ एक क्रिस्टल को नुकसान हुआ है। आरव ये सोच भी नहीं सकता था कि वह ड्रैगन आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। क्या आरव उस ड्रैगन से जीत पाएगा? क्या पूर्वज नागदेव के ड्रैगन के ऊपर हमला करने से कहीं पूर्वज नागदेव आरव से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 177 पूर्वज नागदेव और विराट के बीच मुकाबला। वह विशाल नाग अपने एक हमले में अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर लेता है और अपना मुंह खोल देता है। उस विशाल नाग के मुंह खोलने के तुरंत बाद उसके मुंह के अंदर से उस ड्रैगन पर नीली किरण से हमला होता है। आरव के हमले से उस ड्रैगन के कंधे पर मौजूद की आइस क्रिस्टल टूटकर बिखर जाता है। आरव ये देखकर हैरान था कि उसके सबसे खतरनाक हमले से उसे ड्रैगन के सिर्फ एक क्रिस्टल को नुकसान हुआ है। आरव ये सोच भी नहीं सकता था कि वह ड्रैगन आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। जब आरव ये देखता है कि वह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा है जिसके सामने वह एक चींटी के अलावा कुछ नहीं है, तो आरव तुरंत अपने सामान्य रूप में आ जाता है। आरव को शांत होता देखकर प्रकृति भी शांत हो जाती है। आरव तुरंत उस विशाल ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेकते हुए कहता है, वरिष्ठ ड्रैगन विराट, इस मूर्ख नागराजा को क्षमा करें आपके विरुद्ध जाने के लिए। आरव को इस तरह अपने सामने घुटने टेकते देखकर वह ड्रैगन एक जोरदार दहाड़ निकलता है और अपनी भयंकर आवाज में आरव से कहता है, नागराजा तुम सच में काफी ताकतवर हो। इतने हजारों सालों से जो भी नागराजा यहाँ पर शक्ति जागरण के लिए आया है वह मेरे एक क्रिस्टल पर खरोच भी नहीं लपाया और तुमने मेरे क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। मैं तुम्हारी ताकत से खुश हूँ। तुम्हारी ताकत के स्तर को देखकर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम एक दिन जरूर नागदेव बनोगे। आरव से इतना कहने के बाद वह भयंकर ड्रैगन दोबारा से एक क्यूट ड्रैगन में बदल जाता है। वहीं आरव ये देखकर हैरान था कि वह ड्रैगन बात भी कर सकता है। वह छोटा सा ड्रैगन दोबारा उड़ते हुए आरव के चारों तरफ घूमता है और दोबारा से उसके कंधे पर बैठ जाता है। लेकिन इस बार उस ड्रैगन के आरव के कंधे पर बैठने के बाद आरव के शरीर पर हल्का सा भी प्रेशर नहीं पड़ रहा था। लेकिन भले ही आरव के शरीर पर अब प्रेशर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसके कंधे पर बैठा ये छोटा सा ड्रैगन कितना ज्यादा ताकतवर और भयानक है। इस बार वह ड्रैगन अपने क्यूट से मुंह को खोलते हुए एक छोटे बच्चे की आवाज में पूर्वज नागदेव की तरफ देखते हुए कहता है, पूर्वज नागदेव ब्रह्मवर्ता, ये लड़का सच में काबिल है। आप इसके सपने देखना छोड़ दीजिए। मैं इसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। उस ड्रैगन की बात सुनने के बाद पूर्वज नागदेव का चेहरा अजीब तरह का हो जाता है। पूर्वज नागदेव उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ड्रैगन विराट, यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था कि मैं आपका आखिरी शिष्य रहूंगा। अब आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते, इसे मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। पूर्वज नागदेव की बात सुनने के बाद वह ड्रैगन आरव के कंधे पर बैठा बैठा ही कहता है, पूर्वज नागदेव, मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था जब तक कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे आखिरी शिष्य रहोगे। और तुम अभी भी नागराजा को अपना शिष्य बनाना चाहते हो तो आ जाओ, देख लेते हैं कौन इसके लायक है। ड्रैगन विराट की बात सुनने के बाद पूर्वज नागदेव कहते हैं, ड्रैगन विराट, यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। पूर्वज नागदेव की बात सुनने के बाद ड्रैगन विराट मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहता है, हम दम है तो आ जाओ, देख लेते हैं नागराजा आरव किसके शिष्य बनेंगे। ड्रैगन विराट के बार बार उकसाने की वजह से पूर्वज नागदेव अब ड्रैगन विराट के सामने पहुंच जाते हैं। पूर्वज नागदेव को अपने पास आता देखकर ड्रैगन विराट भी आरव के कंधे से कूद जाता है और आरव के चारों तरफ घूमकर दोबारा से एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। पूर्वज नागदेव भी अपने अर्धनाग अवतार में आते हैं और अपने हाथों में दिव्य अस्त्र पकड़ लेते हैं। इस समय पूर्वज नागदेव के सिर के ऊपर 7 नागों के फन दिखाई दे रहे थे और उनकी कमर के पीछे से 4 हाथ और निकल आते हैं। उन चारों हाथों में उन्होंने दिव्यास्त्र पड़े हुए थे। उन चारों हाथों में तलवार, धनुष, त्रिशूल और गदा थी। उनके सिर पर इस समय एक सुनहरे रंग का मुकुट भी आ चुका था। वह इस समय असल में एक वासुकी नाग के जैसे लग रहे थे। लेकिन आरव को पता था कि भगवान वासुकी सिर्फ एक ही है। लेकिन उसके सामने मौजूद जो पूर्वज नागदेव था वह इतना चाहता ताकतवर था कि वह लगभग भगवान वासुकी नाग के जैसा लग रहा था। आरव उन दोनों से काफी दूर हो गया था। उसे पता था कि उन दोनों की लड़ाई कितना भयानक रूप ले सकती है। पूर्वज नागदेव अपने सभी हाथों और हथियारों से ड्रैगन विराट पर हमला करने लग जाते हैं। उनका प्रत्येक हमला एक ग्रह को बर्बाद करने की ताकत रखता था। पूर्वज नागदेव के हमले को देखकर ड्रैगन विराट हंसता है और हवा में उड़ते हुए उनके प्रत्येक हमले को अपनी पूंछ से झटक देता है। जैसे ही पूर्वज नागदेव के हमले ड्रैगन विराट की पूंछ से टकराते तो वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता। लेकिन पूर्वज नागदेव का हमला वही खत्म हो जाता। ड्रैगन विराट और पूर्वज नागदेव की ताकत को देखकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन दोनों की लड़ाई ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मिनट तक की चली होगी, लेकिन इस 1 मिनट में ही उन्होंने इस बर्फीली दुनिया को तहस नहस कर दिया था। उन दोनों में से प्रत्येक का हमला एक ग्रह को फोड़ने की ताकत रखता था। उस लड़ाई में जब उन्होंने बहुत से हमले किए थे तो बहुत से हमलों से उन्होंने स्पेस को भी चीर दिया था।
जिससे अंतरिक्ष साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों की लड़ाई देखकर आरव को अब समझ में आया था आखिर असल मायने में ताकत क्या होती है। लेकिन आरव को पता था कि इस लेवल तक ताकतवर होने में उसे अभी बहुत समय लगने वाला है। जैसे ही वह दोनों शांत होते हैं तो आरव देखता है कि पूर्वज नागदेव की छाती पर एक घाव है जहां से खून बह रहा है। लेकिन वह छोटा सा ड्रैगन दोबारा अपने छोटे फॉर्म में आकर आरव के कंधे पर बैठ गया था और पूर्वज नागदेव की तरफ देखते हुए कहता है, पूर्वज नागदेव, तुम्हारी बढ़ी हुई ताकत को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो, तुम नागराजा आरव को अपना शिष्य बना सकते हो, लेकिन मैं भी इसे शिक्षा देना चाहूंगा। इसका खून आज तक के सभी नागराजाओं से काफी ज्यादा शुद्ध है, यहाँ तक कि तुमसे भी ज्यादा शुद्ध है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक इतना प्रतिभाशाली योद्धा ऐसे ही जान से मारा जाए। अगर हम दोनों मिलकर इसे सीखते हैं तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह पूर्वज नागदेव के ऊपर के स्तर को भी छू सकता है, यहाँ तक कि यह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इतना कहने के बाद वह ड्रैगन चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद पूर्वज नागदेव की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा पूर्वज नागदेव, मेरे तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुमने ये छुपा लिया कि तुम अगले मंडल में पहुंच चुके हो। लगता है तुमने विद्वान मंडल में कदम रख दिया है। ड्रैगन विराट की बात सुनने के बाद पूर्वज नागदेव भी हल्का हंसते हैं और ड्रैगन विराट से कहते हैं, विराट, ये सब आप ही से तो सीखा है। आपने भी मुझे कहां पता लगने दिया कि आप दिव्य मंडल के टॉप एक्सपर्ट बन चुके हैं। पूर्वज नागदेव की बात सुनने के बाद ड्रैगन विराट कहता है, पूर्वज नागदेव, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अगर मैं 2-3 हजार साल पहले पैदा हुआ होता तो अब तक मैं देव सम्राट मंडल में पहुंच चुका होता। उसके बाद हमारे इस वासुकी नाग वंश का नाम पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ होता। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, शेषनाग वंश और तक्षक नाग वंश अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेत साम्राज्य भी काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द अपने वासुकी नाग वंश में एक ऐसा योद्धा चाहिए जो कम से कम देव मंडल में पहुंच चुका हो। ड्रैगन विराट और पूर्वज नागदेव की बातों से वहां पर किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर वह किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आरव इतना तो समझ गया था कि ये दोनों ब्रह्म मंडल से ऊपर के मंडलों की बात कर रहे हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद ड्रैगन विराट आरव के कंधे से उठता है और आरव के सामने जाकर उसे कहता है, क्या तुम मेरे और मेरे शिष्य के शिष्य बनना पसंद करोगे? ड्रैगन विराट की बात सुनने के बाद आरव उनके सामने अपने घुटने टेकते हुए कहता है, जी, मैं आप दोनों का शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। आरव की बात सुनने के बाद ड्रैगन विराट और पूर्वज नागदेव खुश हो जाते हैं। पूर्वज नागदेव आगे आते हुए आरव से कहते हैं, तो फिर ठीक है, वैसे भी तुम्हारे शक्ति जागरण का समय करीब आ रहा है। इतना कहने के बाद पूर्वज नागदेव आरव को अपने साथ मंदिर के अंदर ले जाते हैं। आरव जैसे ही मंदिर के अंदर जाता है तो वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि यह बाहर देखने में जो मंदिर है वह बल्कि एक बड़ा सा महल है। उस मंदिर के अंदर आरव को बहुत सारे नाग योद्धा भी दिखाई देते हैं। आखिर इस मंदिर के अंदर इतने सारे नाग योद्धा क्यों है? आखिर आरव की शक्ति जागरण कैसे होगी? क्या शक्ति जागरण होने के तुरंत बाद ही आरव ताकतवर बन जाएगा? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 178 7 ऋषि मुनियों की ताकत। ड्रैगन विराट आरव के कंधे से उड़ता है और आरव के सामने जाकर उसे कहता है, क्या तुम मेरे और मेरे शिष्य के शिष्य बनना पसंद करोगे? ड्रैगन विराट की बात सुनने के बाद आरव उनके सामने अपने घुटने टेकते हुए कहता है, जी, मैं आप दोनों का शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। आरव की बात सुनने के बाद ड्रैगन विराट और पूर्वज नागदेव खुश हो जाते हैं। पूर्वज नागदेव आगे आते हुए आरव से कहते हैं, तो फिर ठीक है, वैसे भी तुम्हारे शक्ति जागरण का समय करीब आ रहा है। इतना कहने के बाद पूर्वज नागदेव आरव को अपने साथ मंदिर के अंदर ले जाते हैं। आरव जैसे ही मंदिर के अंदर जाता है तो वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि यह बाहर देखने में जो मंदिर है वह बल्कि एक बड़ा सा महल है। उस मंदिर के अंदर आरव को बहुत सारे नाग योद्धा भी दिखाई देते हैं। आरव इस समय ये देखकर हैरान था कि वह यहाँ पर मौजूद किसी भी नाग योद्धा का स्तर देखने में कामयाब नहीं हो रहा है। वह यहाँ पर मौजूद कमजोर से कमजोर नाग योद्धा की ताकत को देखकर हैरान था, क्योंकि यहाँ का कमजोर से कमजोर योद्धा भी आकाश मंडल का योद्धा था। आरव अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था, क्या पूर्वज नागदेव और ड्रैगन विराट सिर्फ ब्रह्म मंडल से ऊपर के एक मंडल के योद्धा है? लेकिन कहीं ना कहीं आरव को ऐसा लग रहा था, ये दोनों ब्रह्म मंडल से भी कई मंडल ऊपर के योद्धा है। थोड़ी ही देर में आरव एक मंडप पर पहुंच जाता है। यह एक बहुत ही प्राचीन मंडप था, जहां पर पत्थर के ऊपर बहुत ही महीन निकासी कर बनाया गया था। आरव उस मंडप को देखकर हैरान था। इस मंडप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह मंडप राजा महाराजाओं के समय का है। इसके बीचों बीच पत्थर के बीच में ही नकाशी करके हवन कुंड बनाया गया था। उस हवन कुंड के चारों तरफ 7 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। वे सातों ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। उन ऋषि मुनियों के पास जाकर पूर्वज नागदेव अपना हाथ जोड़कर कहते हैं, है ऋषि मुनियों, एक नाग राजा की शक्ति जागरण करनी है। पूर्वज नागदेव की बात सुनने के बाद सातों ऋषि मुनि अपनी आंखें खोलते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमें पता है नागराजा आरव तुम दोनों का नहीं बल्कि अब हम सातों का शिष्य है। अगर तुम दोनों में से किसी को भी कोई परेशानी है तो बोलो।
अगर तुम दोनों की वजह वाजिब नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। आरव ये देखकर हैरान था कि पहले वह ड्रैगन विराट और पूर्वज नागदेव उसे अपना शिष्य बनने के लिए लड़ रहे थे, और अंदर आने के बाद ये सातों ऋषि मुनि भी पूर्वज नागदेव को सीधा धमकी दे रहे हैं। वहीं उन सातों ऋषि मुनियों की बात सुनने के बाद पूर्वज नागदेव और ड्रैगन विराट के पसीने छूट गए थे। आज तक सभी को यही लगता आ रहा था कि पूर्वज नागदेव और ड्रैगन विराट ही वासुकी नाग मंदिर में सबसे ताकतवर है। ड्रैगन विराट और पूर्वज नागदेव को पता था कि यह सातों ऋषि मुनि देव मंडल के टॉप के एक्सपर्ट है। ये सातों ऋषि मुनि मिलकर एक पूर्वज देव के मंडल को जान से मारने की ताकत रखते हैं। एक नाग वंश के नागदेव को पूर्वज नागदेव जब कहते हैं, तब वह नागराजा नागदेव की श्रेणी में आ जाता है, और वह नाग राजा नागदेव की श्रेणी में तब आता है जब वह सम्राट मंडल को पार करके पूर्वज मंडल में पहुंच जाता है, और उसके बाद वह नागदेव कम से कम 1000 सालों के लिए उस नाग वंश का नागदेव बना रहता है। तो उसे पूर्वज नागदेव कहने लग जाते हैं, और एक पूरे नाग वंश के इतने सालों तक नागदेव बने रहने की वजह से फिर उसे पूरे ब्रह्मांड में उसे पूर्वज देव मंडल की तरह सम्मानित किया जाता है। सब कुछ इंतजाम करने के बाद आरव की शक्ति जागरण का समय आ गया था। आरव उस हवन कुंड के एक तरफ बैठता है और दूसरी तरफ पूर्वज नागदेव बैठते हैं। उस हवन कुंड के अंदर चंदन की बहुत सी लकड़ियां रखी गई थी। पूर्वज नागदेव आरव को बताते हैं कि उसे अपने दोनों पैरों को जितना हो सके उतना जमीन से टच रखना है, और उसे पद्मासन और आलती पालती मारकर नहीं बैठना, बल्कि अपने लेफ्ट पैर को अपने मूलाधार चक्र से बिल्कुल सटाकर और अपने राइट पैर को उसी के साथ जोड़कर रखना है। लेकिन उसे लेफ्ट पैर के ऊपर नहीं चढ़ाना, और जितना हो सके अपने दोनों पैरों को चौड़ा रखना है, और उसके दोनों पैरों पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण बल लगे, और अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर अपनी उंगलियों को सिर्फ घुटनों से बाहर निकालना है, और फिर अपने चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। आरव तुरंत इस पोजीशन में बैठ जाता है। आरव के अच्छे से बैठने के बाद पूर्वज नागदेव एक मंत्र बोलते हैं। अगले ही पल उस हवन कुंड में अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि प्रकट होने के बाद वैसा तो ऋषि मुनि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और फिर एक एक करके मंत्र बुदबुदाने लग जाते हैं। जैसे जैसे वह ऋषि मुनि मंत्र बोलते जा रहे थे, वैसे वैसे आरव को अपने शरीर के चक्रों में वाइब्रेशन महसूस होने लग जाती है, और इस समय आरव का मूलाधार चक्कर काफी तेजी से वाइब्रेट कर रहा था, जिस वजह से आरव का शरीर पसीने से भीग चुका था। जैसे ही आरव के शरीर का मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत होता है, तो आरव का पूरा शरीर लाल रंग की रोशनी से चमकने लग जाता है। उसका शरीर पृथ्वी की तरह मजबूत और कठोर होने लग जाता है। आरव का शरीर पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब उसका शरीर और ज्यादा ताकतवर हो रहा था। लेकिन भले ही आरव का शरीर काफी ताकतवर हो रहा था, लेकिन उसे काफी ज्यादा पीड़ा हो रही थी। दर्द की वजह से उसके शरीर के प्रत्येक रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उन ऋषि मुनियों ने मंत्र बोलने बंद नहीं किया, बल्कि उनकी मंत्र बोलने की आवाज और तेज होती जा रही थी, जिस वजह से उस पूरे मंडप में उनके मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव के चक्रों में वाइब्रेशन के साथ साथ अब उसकी मांसपेशियों में अकड़न आने लग जाती है। क्या आरव इस दर्द को सहन कर पाएगा? क्या ये ऋषि मुनि सच में इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वह ड्रैगन विराट और पूर्वज नागदेव को भी धमकी दे दे? आखिर आरव शक्ति जागरण में अपने किस मंडल तक की शक्ति को जागृत कर पाएगा? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली यही है कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 179 शक्ति जागरण। आरव के शरीर का मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत होता है, तो आरव का पूरा शरीर लाल रंग की रोशनी से चमकने लग जाता है। उसका शरीर पृथ्वी की तरह मजबूत और कठोर होने लग जाता है। आरव का शरीर पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब उसका शरीर और ज्यादा ताकतवर हो रहा था। लेकिन भले ही आरव का शरीर काफी ताकतवर हो रहा था, लेकिन उसे काफी ज्यादा पीड़ा हो रही थी। दर्द की वजह से उसके शरीर के प्रत्येक रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उन ऋषि मुनियों ने मंत्र बोलने बंद नहीं किया, बल्कि उनके मंत्र बोलने की आवाज और तेज होती जा रही थी, जिस वजह से उस पूरे मंडप में उनके मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव के चक्रों में वाइब्रेशन के साथ साथ अब उसकी मांसपेशियों में अकड़न आने लग जाती है। आरव इस प्रक्रिया से अपने आप को छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वह तुरंत वहां से खड़ा होना चाहता है। लेकिन आरव ये देखकर हैरान हो जाता है कि वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा है। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किलो से उसी जगह पर ठोक दिया गया है। आरव जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से खून का फवारा निकलता है। इस समय आरव काफी ज्यादा तड़प रहा था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। थोड़ी देर में आरव का स्वादिष्ठान चक्र भी पूर्ण जागृत हो जाता है, जिस वजह से अब आरव का शरीर लाल रोशनी की जगह संतरी रोशनी से चमक रहा था। स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने के तुरंत बाद आरव को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वह अपने दर्द को नहीं भूल सकता था। इस समय आरव को ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा अजगर उसके शरीर के चारों तरफ लिपटा हुआ है और उसके शरीर की हड्डियों को तोड़कर चुरा कर रहा है। आरव का इस समय मणिपुर चक्र जागृत हो रहा था, जिस वजह से आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके मांस को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया गया है और मिक्सी में पीस दिया गया है। मणिपुर चक्कर पूर्ण जागृत होने के बाद आरव के शरीर से पीले रंग की रोशनी निकलने लग जाती है। अब आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून में कोई जहर मिला रहा है, और उसका खून गाढ़ा होता जा रहा है, और उसके खून को उबालने के लिए उसको गैस पर रखा गया है।
जिस वजह से आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की कमी आ रही है। और यह स्वाभाविक था क्योंकि इस समय आरव का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके प्रत्येक रोम छिद्र से खून बह रहा था। उसका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक खून में भीगा हुआ था और चारों तरफ खून का तालाब बन गया था। और अब तो आरव की आंखों से आंसू की जगह खून के आंसू निकल रहे थे। आरव के शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा था, जिस वजह से आरव के बालों से भी खून लगातार टपक रहा था। यह दृश्य लगभग रूह को कपा देने वाला था। एक कमजोर दिल वाला इंसान इस तरह के दृश्य को देखकर हार्ट अटैक से मर भी सकता है। जैसे ही आरव का अनाहता चक्र पूर्ण जागृत होता है तो उसके शरीर की त्वचा फटने लग जाती है और पहले से कई गुना तेजी से उसका खून बहने लग जाता है। आरव का खून अब मंडप की सीढ़ियां से होते हुए जमीन पर जा रहा था। त्वचा के फटने से आरव को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से वह काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उस घाटी में चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन आरव लगातार चिल्लाए जा रहा था। आरव की चीज इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि इंसान की आत्मा भी उसके शरीर का साथ छोड़ दे। अगर देखा जाए तो यह एक सुसाइड अटेम्प्ट था। आरव के विशुद्धि चक्र के पूर्ण जागृत होने के बाद आरव के ब्लड मैरो और बोन मैरो दोनों उसके शरीर से बाहर निकल रही थी, जिस वजह से आरव को अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे जान से मार दो, मुझे जान से मार दो, उद्धरण चिन्ह। लेकिन आरव की इस बात को वहां पर कोई भी नहीं सुन रहा था। आरव को भले ही कितना ही दर्द क्यों ना हो रहा हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज मंडप से बाहर नहीं जा रही थी और मंडप के अंदर ही गूंजे जा रही थी, जिस वजह से मंडप के अंदर का माहौल काफी ज्यादा भयावह में लग रहा था। पता नहीं कैसे लेकिन आरव का शरीर उस हवन कुंड के बगल में गिरा तड़प रहा था। आरव इस समय ऐसे छटपटा रहा था जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल लिया गया हो और वह दोबारा पानी में जाने के लिए छटपटा रही हो या फिर तड़प रही हो। विशुद्धि चक्र के बाद आरव का अजना चक्कर जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने के बाद आरव को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में मौजूद हर अंग के अंदर किसी ने आग लगा दी है और वह इंसान आरव के शरीर से उसके ऑर्गन्स को बेरहमी से बाहर निकल रहा है। आरव को इस समय अपने दिल के ऊपर काफी दबाव महसूस हो रहा था, जिस वजह से अब उसका दिल भी धीरे धीरे धड़क रहा था। आरव के शरीर की त्वचा जल गई थी, मांस गल गया था, हड्डी टूटकर चूरा हो गई थी और उसके शरीर के अंग साफ दिखाई दे रहे थे। इस समय उसके दिल को धड़कता हुआ साफ देखा जा सकता था। हालांकि ये दृश्य काफी घिनौना था। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक नुकीला चाकू लेकर उसके अंग को धीरे धीरे काट रहा है और उसके शरीर से अलग कर रहा है। इस समय आरव को अब जीने से ज्यादा प्यारी मौत लग रही थी। वह इस समय बस मन ही मन मौत की दुआ मांग रहा था। एक नागराजा होने के बाद भी आरव एक इस तरह के खतरनाक दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। भले ही आरव को इस समय बहुत ही दर्द हो रहा था और उसे काफी ज्यादा पीड़ा हो रही थी, लेकिन अभी भी उसका दिमाग ये सोच रहा था, क्या जो भी नागराजा अपनी शक्ति जागरण करवाता है तो उसका भी ऐसा ही हाल होता है? अगर हाँ तो ना जाने कितने नाराजाओं ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी होगी। आरव का शरीर हरा, इंडिगो और वायलेट रंग से चमक रहा था। इस समय आरव का अजना चक्र जागृत था, इसीलिए आरव का शरीर वायलेट रंग से चमक रहा था। विशुद्धि में आरव का शरीर इंडिगो रंग से चमक रहा था और अनाहता चक्र में हरे रंग से चमक रहा था। लेकिन अब वॉयलेट रंग की चमक धीरे धीरे पर्पल रंग में बदलने लग जाती है। जैसे ही आरव का सहस्रार चक्र पूरी तरह से जागृत होता है तो आरव के शरीर से एक पर्पल रंग की रोशनी बाहर निकलने लग जाती है और आरव के पूरे शरीर को ठीक करने लग जाती है। कुछ ही देर में आरव का शरीर पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाता है। इस समय आरव के शरीर से सुनहरे और सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा था, जो काफी ज्यादा दिव्य लग रहा था। सातों चक्रों के जागृत होने के बाद, जहां पर थोड़ी देर पहले आरव के चक्र को जागृत करने के लिए सिर्फ एक ऋषि मुनि मंत्र बोल रहा था, उन ऋषि मुनियों ने एक एक करके आरव के सातों चक्रों को जागृत कर दिया था। सातों चक्रों के जागृत होने के बाद अब वह सातों ऋषि मुनि एक साथ मंत्र बोलने लग जाते हैं, जिस वजह से आरव सामान्य मंडल में प्रवेश कर जाता है। आरव यहीं पर ही नहीं रुकता, वह लगातार अपने शक्ति मंडल को बढ़ा रहा था। पीला मंडल, हरा मंडल, काला मंडल, पृथ्वी मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, आकाश मंडल और अग्नि मंडल। आरव की ताकत अग्नि मंडल कर रुक जाती है। जब तक उन सातों ऋषि मुनियों के मंत्र खत्म हुए तब तक आरव की ताकत अग्नि मंडल तक पहुंच गई थी। आरव इस समय एक असली अग्नि मंडल का योद्धा था। अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर आज आरव के खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आरव का अग्नि मंडल का योद्धा बनने के बाद सातों ऋषि मुनि आरव को अपनी एक एक सबसे खतरनाक तकनीक देते हैं। उन सातों ने आरव को वह तकनीक सीधा उसके दिमाग में भेज दी थी। उन तकनीकों की ताकत को देखकर आरव खुद कांप गया था। ड्रैगन विराट भी आरव को अपनी एक खतरनाक खूंखार तकनीक देता है। वह तकनीक भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि ड्रैगन विराट के द्वारा दी गई वह तकनीक उन सातों ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई तकनीकों से कमजोर थी। लेकिन यह नहीं था कि ड्रैगन विराट की तकनीक कमजोर थी, बल्कि ड्रैगन विराट की तकनीक काफी ज्यादा विनाशक थी। ड्रैगन विराट के द्वारा दी गई तकनीक का नाम था ड्रैगन की परछाई। इस तकनीक की मदद से आरव एक ड्रैगन की परछाई का इस्तेमाल कर सकता था। आरव जितना ज्यादा ताकतवर होगा, वो ड्रैगन की परछाई भी उतनी ही ताकतवर होगी। मतलब अब आरव के पास 24 घंटे सातों दिन एक और अग्नि मंडल का योद्धा रहेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादातर हवा में लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादा किया जाता है।
आरव इस तकनीक की मदद से इधर उधर भी ट्रेवल कर सकता है। आरव अब सातों ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई तकनीक के बारे में पढ़ता है। आखिर सातों ऋषि मुनियों ने आरव को किस किस तरह की तकनीक दी है? क्या आरव इन सभी के विश्वास को कायम रख पाएगा? अगर आरव इन तकनीकों का इस्तेमाल करता है तो उसकी पहचान तो उजागर नहीं हो जाएगी। आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 180 चैप्टर रिपीटेड। CH 179 शक्ति जागरण। आरव के शरीर का मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत होता है तो आरव का पूरा शरीर लाल रंग की रोशनी से चमकने लग जाता है। उसका शरीर पृथ्वी की तरह मजबूत और कठोर होने लग जाता है। आरव का शरीर पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब उसका शरीर और ज्यादा ताकतवर हो रहा था। लेकिन भले ही आरव का शरीर काफी ताकतवर हो रहा था, लेकिन उसे काफी ज्यादा पीड़ा हो रही थी। दर्द की वजह से उसके शरीर के प्रत्येक रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उन ऋषि मुनियों ने मंत्र बोलने बंद नहीं किया, बल्कि उनके मंत्र बोलने की आवाज और तेज होती जा रही थी, जिस वजह से उस पूरे मंडप में उनके मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव के चक्रों में वाइब्रेशन के साथ साथ अब उसकी मांसपेशियों में अकड़न आने लग जाती है। आरव इस प्रक्रिया से अपने आप को छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वह तुरंत वहां से खड़ा होना चाहता है। लेकिन आरव ये देखकर हैरान हो जाता है कि वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा है। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किलो से उसी जगह पर ठोक दिया गया है। आरव जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से खून का फवारा निकलता है। इस समय आरव काफी ज्यादा तड़प रहा था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। थोड़ी देर में आरव का स्वादिष्ठान चक्र भी पूर्ण जागृत हो जाता है, जिस वजह से अब आरव का शरीर लाल रोशनी की जगह संतरी रोशनी से चमक रहा था। स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने के तुरंत बाद आरव को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वह अपने दर्द को नहीं भूल सकता था। इस समय आरव को ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा अजगर उसके शरीर के चारों तरफ लिपटा हुआ है और उसके शरीर की हड्डियों को तोड़कर चुरा कर रहा है। आरव का इस समय मणिपुर चक्र जागृत हो रहा था, जिस वजह से आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके मांस को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया गया है और मिक्सी में पीस दिया गया है। मणिपुर चक्कर पूर्ण जागृत होने के बाद आरव के शरीर से पीले रंग की रोशनी निकलने लग जाती है। अब आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून में कोई जहर मिला रहा है और उसका खून गाढ़ा होता जा रहा है और उसके खून को उबालने के लिए उसको गैस पर रखा गया है, जिस वजह से आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की कमी आ रही है। और यह स्वाभाविक था क्योंकि इस समय आरव का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके प्रत्येक रोम छिद्र से खून बह रहा था। उसका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक खून में भीगा हुआ था और चारों तरफ खून का तालाब बन गया था। और अब तो आरव की आंखों से आंसू की जगह खून के आंसू निकल रहे थे। आरव के शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा था, जिस वजह से आरव के बालों से भी खून लगातार टपक रहा था। यह दृश्य लगभग रूह को कपा देने वाला था। एक कमजोर दिल वाला इंसान इस तरह के दृश्य को देखकर हार्ट अटैक से मर भी सकता है। जैसे ही आरव का अनाहता चक्र पूर्ण जागृत होता है तो उसके शरीर की त्वचा फटने लग जाती है और पहले से कई गुना तेजी से उसका खून बहने लग जाता है। आरव का खून अब मंडप की सीढ़ियां से होते हुए जमीन पर जा रहा था। त्वचा के फटने से आरव को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से वह काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उस घाटी में चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन आरव लगातार चिल्लाए जा रहा था। आरव की चीज इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि इंसान की आत्मा भी उसके शरीर का साथ छोड़ दे। अगर देखा जाए तो यह एक सुसाइड अटेम्प्ट था। आरव के विशुद्धि चक्र के पूर्ण जागृत होने के बाद आरव के ब्लड मैरो और बोन मैरो दोनों उसके शरीर से बाहर निकल रही थी, जिस वजह से आरव को अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे जान से मार दो, मुझे जान से मार दो, उद्धरण चिन्ह। लेकिन आरव की इस बात को वहां पर कोई भी नहीं सुन रहा था। आरव को भले ही कितना ही दर्द क्यों ना हो रहा हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज मंडप से बाहर नहीं जा रही थी और मंडप के अंदर ही गुंजे जा रही थी, जिस वजह से मंडप के अंदर का माहौल काफी ज्यादा भयावह में लग रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन आरव का शरीर उस हवन कुंड के बगल में गिरा तड़प रहा था। आरव इस समय ऐसे छटपटा रहा था जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल लिया गया हो और वह दोबारा पानी में जाने के लिए छटपटा रही हो या फिर तड़प रही हो। विशुद्धि चक्र के बाद आरव का अजना चक्कर जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने के बाद आरव को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में मौजूद हर अंग के अंदर किसी ने आग लगा दी है और वह इंसान आरव के शरीर से उसके ऑर्गन्स को बेरहमी से बाहर निकल रहा है। आरव को इस समय अपने दिल के ऊपर काफी दबाव महसूस हो रहा था, जिस वजह से अब उसका दिल भी धीरे धीरे धड़क रहा था। आरव के शरीर की त्वचा जल गई थी, मांस गल गया था, हड्डी टूटकर चूरा हो गई थी और उसके शरीर के अंग साफ दिखाई दे रहे थे। इस समय उसके दिल को धड़कता हुआ साफ देखा जा सकता था। हालांकि ये दृश्य काफी घिनौना था। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक नुकीला चाकू लेकर उसके अंग को धीरे धीरे काट रहा है और उसके शरीर से अलग कर रहा है। इस समय आरव को अब जीने से ज्यादा प्यारी मौत लग रही थी। वह इस समय बस मन ही मन मौत की दुआ मांग रहा था। एक नागराजा होने के बाद भी आरव एक इस तरह के खतरनाक दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। भले ही आरव को इस समय बहुत ही दर्द हो रहा था और उसे काफी ज्यादा पीड़ा हो रही थी, लेकिन अभी भी उसका दिमाग ये सोच रहा था
क्या जो भी नाग राजा अपनी शक्ति जागरण करवाता है तो उसका भी ऐसा ही हाल होता है? अगर हाँ तो ना जाने कितने नाराजाओं ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी होगी। आरव का शरीर हरा, इंडिगो और वायलेट रंग से चमक रहा था। इस समय आरव का अजना चक्र जागृत था, इसीलिए आरव का शरीर वायलेट रंग से चमक रहा था। विशुद्धि में आरव का शरीर इंडिगो रंग से चमक रहा था और अनाहता चक्र में हरे रंग से चमक रहा था। लेकिन अब वॉयलेट रंग की चमक धीरे धीरे पर्पल रंग में बदलने लग जाती है। जैसे ही आरव का सहस्रार चक्र पूरी तरह से जागृत होता है तो आरव के शरीर से एक पर्पल रंग की रोशनी बाहर निकलने लग जाती है और आरव के पूरे शरीर को ठीक करने लग जाती है। कुछ ही देर में आरव का शरीर पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाता है। इस समय आरव के शरीर से सुनहरे और सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा था जो काफी ज्यादा दिव्य लग रहा था। सातों चक्रों के जागृत होने के बाद जहां पर थोड़ी देर पहले आरव के चक्र को जागृत करने के लिए सिर्फ एक ऋषि मुनि मंत्र बोल रहा था, उन ऋषि मुनियों ने एक एक करके आरव के सातों चक्रों को जागृत कर दिया था। सातों चक्रों के जागृत होने के बाद अब वह सातों ऋषि मुनि एक साथ मंत्र बोलने लग जाते हैं, जिस वजह से आरव सामान्य मंडल में प्रवेश कर जाता है। आरव यहीं पर ही नहीं रुकता, वह लगातार अपने शक्ति मंडल को बढ़ा रहा था। पीला मंडल, हरा मंडल, काला मंडल, पृथ्वी मंडल, जल मंडल, वायु मंडल, आकाश मंडल और अग्नि मंडल। आरव की ताकत अग्नि मंडल कर रुक जाती है। जब तक उन सातों ऋषि मुनियों के मंत्र खत्म हुए तब तक आरव की ताकत अग्नि मंडल तक पहुंच गई थी। आरव इस समय एक असली अग्नि मंडल का योद्धा था। अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर आज आरव के खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आरव का अग्नि मंडल का योद्धा बनने के बाद सातों ऋषि मुनि आरव को अपनी एक एक सबसे खतरनाक तकनीक देते हैं। उन सातों ने आरव को वह तकनीक सीधा उसके दिमाग में भेज दी थी। उन तकनीकों की ताकत को देखकर आरव खुद कांप गया था। ड्रैगन विराट भी आरव को अपनी एक खतरनाक खूंखार तकनीक देता है। वह तकनीक भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि ड्रैगन विराट के द्वारा दी गई वह तकनीक उन सातों ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई तकनीकों से कमजोर थी। लेकिन यह नहीं था कि ड्रैगन विराट की तकनीक कमजोर थी, बल्कि ड्रैगन विराट की तकनीक काफी ज्यादा विनाशक थी। ड्रैगन विराट के द्वारा दी गई तकनीक का नाम था ड्रैगन की परछाई। इस तकनीक की मदद से आरव एक ड्रैगन की परछाई का इस्तेमाल कर सकता था। आरव जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो ड्रैगन की परछाई भी उतनी ही ताकतवर होगी। मतलब अब आरव के पास 24 घंटे सातों दिन एक और अग्नि मंडल का योद्धा रहेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादातर हवा में लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादा किया जाता है। आरव इस तकनीक की मदद से इधर उधर भी ट्रेवल कर सकता है। आरव अब सातों ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई तकनीक के बारे में पढ़ता है। आखिर सातों ऋषि मुनियों ने आरव को किस किस तरह की तकनीक दी है? क्या आरव इन सभी के विश्वास को कायम रख पाएगा? अगर आरव इन तकनीकों का इस्तेमाल करता है तो उसकी पहचान तो उजागर नहीं हो जाएगी। आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।